मैं आपको एबायोजेनेसिस का एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं, मैं आपको बायोकेमिकल इवोल्यूशन का एक वो कंसेप्ट बताने वाला हूं जहां पे एनटीए नीट में बच्चों को ट्रैप में ला सकता है, और आपको इस ट्रैप से कैसे बाहर आना है, आपको इस लेक्चर को एंड तक सुनना होगा। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या फिर जिसके हम कहते हैं और बायोकेमिकल इवोल्यूशन और बायोकेमिकल इवोल्यूशन। अगर हम इस थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी भी सेम यही कहती है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफलेस। फिर इसमें और स्पॉन्टेनियस में क्या फर्क हुआ? स्पॉन्टेनियस कहती है लाइफ लाइफलेस से आई, मगर एकदम से स्पॉन्टेनियसली। ये जो एबायोजेनेसिस है, दैट इज बायोकेमिकल इवोल्यूशन, ये थ्योरी कहती है लाइफ लाइफलेस से आई, मगर इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, एकदम से नहीं, स्पॉन्टेनियसली नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही वो टॉपिक है जिसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें एबायोजेनेसिस की, इसके लिए आपको समझना होगा बिग बैंग। ये बिग बैंग कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स एगो। अब देखिए, आपको पता है ब्लैक होल, ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल। अब ब्लैक पे ब्लैक होल तो बनेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से सपोज, इस तरह से हम वाइट से बनाएंगे, अगर ब्लैक पे ब्लैक बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एज्यूम कीजिए ब्लैक होल है, ये जो ब्लैक होल है, याद रखिए इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है मैं कब निकलूं, कब गया और कब निकला, टाइम का पता ही नहीं। यहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, यहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखिएगा। याद रखिए यहां पे डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा। जब ऐसी कंडीशंस होंगी बेटा, और याद रखिएगा साथ में हम मेंशन कर सकते हैं टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम नॉट एग्जिस्ट। अब मान लीजिए इस ब्लैक होल में क्या हुआ, ये बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग, बिग बैंग 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। बिग बैंग, याद रखिएगा, ये जो बिग बैंग है, ठीक है, ये जो बिग बैंग है, ये 20 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। अब ये जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल में एक पार्टिकल है, इस ब्लैक होल में एक पार्टिकल है, इस तरह से। अब मान लीजिए अगर इसमें अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, इसमें क्या एक पार्टिकल है, अंदर डेंसिटी ज्यादा, अंदर टेम्परेचर ज्यादा, अंदर फोर्सेस ज्यादा। जब ये जो पार्टिकल अंदर है,
अगर इसके ऊपर अगर फोर्सेस एक्ट करेंगी, अगर इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगी, देखो इस तरह से फोर्सेस एक्ट करेंगी, इस तरह से फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है। यहां पे डेंसिटी ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, तो यहां पे फोर्सेस इस तरह से एक्ट करेंगी इस पार्टिकल के ऊपर। जब ऐसा होगा बेटा, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का क्या होगा? ये जो पार्टिकल है बेटा, ये इस तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा। ये पार्टिकल इस तरह से क्या हो जाएगा? एक्सप्लोड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बिग बैंग। ये पार्टिकल एक्सप्लोड हो जाएगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो यूनिवर्स है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, तो इसी तरह से ये जो यूनिवर्स है वो एक्सटेंड हुआ, फॉर्म हुआ। तो आप इसको अलग लैंग्वेज में इस तरह से भी कह सकते हो, ये पार्टिकल जब क्या हुआ? फूटा, ब्लास्ट हुआ। अरे अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, डेंसिटी है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रही है, ये फूटेगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जब ये पार्टिकल ब्लास्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं बिग बैंग, इसी को बोलते हैं बिग बैंग। और ये जो बिग बैंग है, ये 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था, ये 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। याद रखिएगा, 20 बिलियन ईयर्स एगो हो गए इसको। अब ये जो बिग बैंग होता है, अब मान लीजिए जब कहीं धमाका होता है, एकदम बम ब्लास्ट होता है, वहां पे एक्चुअल में कैसी पिक्चर होती है? थोड़ा सा स्कोर क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से बिग बैंग हुआ। बेसिकली हम कह सकते हैं इस तरह से हुआ होगा। है ना? ये सारे क्या हैं? ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं। इस तरह से एक बादल सा बना हुआ है, ऊपर इस तरह से बादल बना हुआ है, ठीक है। ये सारे क्या है? पार्टिकल्स है। ये सारे टूटे बिखरे पार्टिकल्स हैं, टूटे बिखरे पार्टिकल्स है। एक क्लाउड बना हुआ है, इस क्लाउड को बोलते हैं नेब्यूला, इसको बोलते हैं नेब्यूला। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेब्यूला। अरे जब बिग बैंग हुआ, जब बिग बैंग हुआ, अब अगर आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, इस तरह से कह सकते हैं जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? गैसेस, पार्टिकल्स एकदम घने होते हैं। तो वैसे ये जो बादल है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेब्यूला, इसको बोलते हैं नेब्यूला। बहुत बिखरे टूटे बिखरे जो है पार्टिकल्स हैं। अगर मैं यहां पे सेंटर में देखूं, यहां सेंटर में, याद रखिएगा, यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, याद रखिएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा। अरे 100 में नहीं, बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखिएगा, बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इस तरह से यहां पे सन बन जाएगा। ये यहां पे सेंटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं, यहां पे सन बन जाएगा। वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे और एक सोलर सिस्टम बनेगा, और वो सोलर सिस्टम इस तरह से होगा, याद रखिएगा, इस तरह से एक मिल्की वे बनेगा। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे, यहां पे
डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे। सपोज ये जो प्लैनेट है यहां पे प्लैनेट अर्थ है, तो जो अर्थ प्लैनेट है ये कब बना था, कब ओरिजिनेट हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। याद रखिएगा। अरे दोबारा रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, पार्टिकल के ऊपर इतने फोर्सेस लग रहे हैं, इतनी ज्यादा डेंसिटी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अरे ब्लास्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे बिग बैंग। अरे जो बिग बैंग हो रहा है, अब क्या होगा? अब वो पार्टिकल्स बिखरेंगे, इस तरह से पार्टिकल्स बिखरेंगे। अरे ये जो बादल बन रहा है, ये जो बादल बन रहा है, इसको बोलेंगे नेब्यूला। अब इसके सेंटर में देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अरे यही जो टेम्परेचर ज्यादा है और जहां पे गैसेस कंडेंस्ड हो रही हैं, याद रखिएगा ये सन बन जाएगा और इसके आसपास एक जो मिल्की वे बनेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे और क्या होगा? मिल्की वे, यानी कि क्या बनेगा? सोलर सिस्टम बनेगा। तो याद रखिएगा यहां पे सोलर सिस्टम में आपको प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। वी आर कंसर्निंग मेजरली विद द प्लैनेट अर्थ। ये जो प्लैनेट अर्थ बनेगा, ये बनेगा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब अर्थ बन चुकी है, अर्थ बन चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस प्लैनेट अर्थ में हमें कुछ क्वार्क पार्टिकल दिखेंगे। क्वार्क पार्टिकल, याद रखिएगा, क्वार्क पार्टिकल। याद रखना, इस अर्थ में हमें दिखते हैं क्वार्क पार्टिकल, याद रखना। और यही क्वार्क पार्टिकल बाद में क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। आगे जाके क्या बनेंगे? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यही न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आगे आने वाले समय पे ये हाइड्रोजन बनेंगे और यही हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे? हीलियम एंड लिथियम। याद रखिएगा, हीलियम एंड लिथियम, हीलियम एंड लिथियम। और बेटा यहीं पे फिर आगे जाके आपको कुछ फ्री एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बट इस कंडीशन में टेम्परेचर इतना ज्यादा है, ये अपने एटॉमिक स्टेज में नहीं दिखेंगे। कार्बन एज कार्बन एटम नहीं दिखेगा, जो ऑक्सीजन है एज ऑक्सीजन एटम नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन एटम नहीं दिखेगा, नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन एटम नहीं दिखेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? ये एटॉमिक स्टेज में दिखेंगे नहीं। याद रखिएगा, ये बेसिकली आपको दिखेंगे मॉलिक्यूलर स्टेज में दिखेंगे, ये मॉलिक्यूलर स्टेज में दिखेंगे। याद रखिएगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब बेटा कंडीशन ऐसी है, हाइड्रोजन बन गया, उसके बाद हीलियम और लिथियम बन गया, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बन गया। मगर एक कंडीशन है, यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लगभग। अगर हम इसको प्रोसीड करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब बेटा यहां पे हम देखेंगे, यहां पे 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये सारे अपने एटॉमिक स्टेज में हैं, ये सारे अपने एटॉमिक स्टेज में हैं। अगर टेम्परेचर कम होता तो हम एक्सपेक्ट करते कि ये आपको एटॉमिक स्टेज में दिखते, ये आपको सैचुरेटेड स्टेट में दिखेंगे, ये आपको सैचुरेटेड स्टेट में दिखेंगे। टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आपको सैचुरेटेड स्टेट में दिखेंगे। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये मॉलिक्यूलर स्टेज यानी कि C4 कह सकते हैं, या फिर आप CX भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन आपको एज H2 दिखेगा
O as O2 दिखना चाहिए, O as O2 आपको दिखना चाहिए, मगर इस पर मैं बात आएगी आगे, इस पर अभी आप बात करने वाला हूं। N as N2 दिखेगा, ये मॉलिक्यूलर स्टेज है। मगर ऑक्सीजन जो है वो फ्री ऑक्सीजन नहीं दिखती। जो ऑक्सीजन है O2, जो फ्री ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाती है विद अदर एलिमेंट्स, बाइंड हो जाती है विद अदर एलिमेंट्स। तो आप मुझे बताइए, अगर फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी तो तब का एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग होगा कि ऑक्सीडाइजिंग होगा? रेड्यूसिंग होगा। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आप बताइए, अगर एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग है तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट होगी? अरे भाई बंधुओं, ध्यान से सुनिए, अगर एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग होगा, अगर एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग होगा तो लाइफ ओरिजिनेट होगी। अगर एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होगा तो लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, तब का जो एटमॉस्फेयर है, जो तब का एटमॉस्फेयर है वो रेड्यूसिंग था, तभी क्या हुई? लाइफ ओरिजिनेट हुई, तभी लाइफ ओरिजिनेटेड। अगर एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग नहीं होता, वहां पे फ्री ऑक्सीजन होती, तो याद रखिएगा लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती, लाइफ इवॉल्व नहीं होती। लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो रेड्यूसिंग होनी चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर स्टेज है। अब यहां पे क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। पहले तो बहुत ज्यादा था, फिर थोड़ा टेम्परेचर कम होता गया। ओजोन एब्सेंट है, याद रखिएगा, ओजोन एब्सेंट है, ओजोन एब्सेंट है, और यूवी रेज प्रेजेंट है, और यूवी रेज प्रेजेंट है। अगर बेटा, अगर इस तरह की कंडीशंस होंगी, अगर इस तरह की कंडीशंस रही होंगी, तो बेटा इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद क्या हुआ होगा बेटा? इसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स देखने को मिले। इसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले, जैसे CO2, जैसे वाटर देखने को मिला, जैसे आपको NH3 देखने को मिला, जैसे H2 देखने को मिला। याद रखिएगा, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिएगा। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बेटा ऐसी कंडीशंस रही होंगी तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दिखे होंगे। अरे एटम तो दिख ही नहीं सकते, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स दिखेंगे क्या? फ्री ऑक्सीजन दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको फ्री ऑक्सीजन दिख नहीं सकता, एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था। अब हम कैसा ऐसा एविडेंस माने? ऐसा क्या एविडेंस माने जिससे पता चले? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए ऐसा क्या एविडेंस था, ऐसा क्या एविडेंस था जिसकी वजह से पता चलता है सच में तब का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग रहा होगा? बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर हम यूरेनियम लेड डेटिंग करते हैं, अगर हम यूरेनियम लेड डेटिंग करते हैं, इसका मतलब हम 100,000 साल आगे जा रहे हैं। अगर
अगर अगर हम कार्बन डेटिंग करें, कार्बन डेटिंग से तो हम 100 साल तक जा सकते हैं, कार्बन डेटिंग तक हम 100 साल तक जा सकते हैं। यूरेनियम लेड डेटिंग से आप 100 साल से भी आगे, हजारों साल से भी आप आगे जा सकते हैं अगर आप यूरेनियम लेड डेटिंग करते हैं। याद रखिएगा, अगर यूरेनियम लेड डेटिंग करते हैं हम हजारों साल आगे जा सकते हैं, उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 100 साल तक जाना चाहते हैं, हम कार्बन डेटिंग करेंगे। बेटा, उस समय के फॉसिल्स, उस समय के कुछ स्ट्रक्चर्स, उस समय के कुछ रॉक्स स्टडीड हुए। याद रखिएगा, उस समय के रॉक्स को स्टडी किया गया। याद रखिएगा, उस समय के रॉक्स को स्टडी किया गया। उस समय के रॉक्स की यूरेनियम लेड डेटिंग की गई और बदले में, याद रखिएगा, और बदले में क्या पाया गया? यूरेनाइट और पाइराइट। ठीक है, ये जो है ये कुछ रॉक्स के अंदर पाए गए, एंड दीज आर द reducing elements. These are the reducing elements. याद रखिएगा, जब उस समय के रॉक्स को स्टडी किया गया, जब उस समय के रॉक्स को स्टडी किया गया, उसकी यूरेनियम लेड डेटिंग हुई, यूरेनाइट और पाइराइट इसमें एलिमेंट्स पाए गए। कंपाउंड्स कह सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स पाए गए, ऐसे कंपाउंड्स पाए गए, रेड्यूसिंग कंपाउंड्स पाए गए। अगर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाएंगे तो हमें लगेगा कि तब का जो एटमॉस्फेयर था वो सच में रिड्यूसिंग था। और बेटा, जब इस तरह के एटॉमिक स्टेज एग्जिस्ट नहीं हो सकते, टेम्परेचर ज्यादा था, मॉलिक्यूल स्टेज, अगर ऐसी कंडीशंस होंगी तो ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। और बेटा, इसके बाद एक फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखने को मिला, दैट इज CH4। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो देखने को मिला, दैट इज CH4। याद रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो था वो CH4 था। अब ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मिला, ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एग्जाम में आ सकता है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ होगा? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ होगा? याद रखिएगा, ऑक्सीजन तो नहीं है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, फिर वो एरोब नहीं होगा, वो एनारोब होगा। वो क्या होगा? वो एनारोब होगा। एनारोब यानी कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन के बिना रहेगा। और दूसरा, याद रखिएगा, वो इस मीथेन के ऊपर डिपेंड होगा। ये मीथेन क्या है? याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो याद रखिएगा, ये होगा कीमो हेटेरोट्रॉफ। याद रखिएगा, कीमो हेटेरोट्रॉफ। आप मुझे कहेंगे सर पहले तो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए। अरे नहीं, पहले मीथेन आया, CH4 फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके ऊपर जो अटैक करेगा, जो इसके ऊपर फीड करेगा, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो एनारोब होगा, और इस मीथेन को क्या करेगा? अपना फूड बनाएगा। तो याद रखिएगा, अब इस मीथेन को अपना फूड बना रहा है, तो वो क्या होगा? कीमो हेटेरोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। अब समय आने पे क्या होगा?
अगर हम ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट देखें, अगर हम ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट देखें, यह कंसेप्ट कहता है इससे पहले कि यह मीथेन खत्म हो जाए, इससे पहले कि यह मीथेन खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ये कीमो हेटेरोट्रॉफ से कीमो ऑटोट्रॉफ बन जाएंगे। ये अपना खाना अब खुद बनाने लगेंगे। याद रखिएगा, बिफोर एग्जॉशन ऑफ CH4, ये जो कीमो हेटेरोट्रॉफ हैं, ये क्या बन जाएंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ बन जाएंगे। ठीक है, बिफोर एग्जॉशन ऑफ CH4, इससे पहले कि मीथेन खत्म हो जाए, इससे पहले कि बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाए, इससे पहले कि खाना खत्म हो जाए। याद रखिएगा, ये जो कीमो हेटेरोट्रॉफ हैं, दूसरे के ऊपर जो डिपेंड थे, अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ बन जाएंगे, अब अपना खाना खुद बनाएंगे। तो एग्जाम में आएगा, नीट एग्जाम में पूछेगा, अरे भैया बताइए, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन था। याद रखिएगा, पूछ सकता है जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो क्या था। याद रखिएगा, पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो एनारोब था, कीमो हेटेरोट्रॉफ था। इससे पहले कि मीथेन खत्म हो जाए, खाना खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, वो कीमो हेटेरोट्रॉफ से कीमो ऑटोट्रॉफ बन गया। तो यही कंसेप्ट था ए बायोजेनेसिस का। हमने बात शुरू की लाइफलेस से, ना जाने कितने मिलियन बिलियन ईयर्स लग गए, तो एक लाइफ आ गई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे सेम इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।